टोंगा में एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। प्लान्स तो आज बहुत सारे थे लेकिन बारिश ने सारा काम तमाम कर दिया। सुबह से बारिश होने लग रही है और जस्ट अभी निकला हूँ मैं हॉस्टल से बाहर। ये देखो बारिश कैसे आने लग रही है। पास में मैं कुछ खा के आने लग रहा हूँ। इतने साथ साथ थोड़ा सा आपको एक जगह दिखाता हूँ और कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रोड के लेफ्ट साइड खड़ी है, तो इसका मतलब यही है। और सड़क पर भी जैसे चल रही है कि रोड के लेफ्ट साइड ये गाड़ी चलाते हैं अपने इंडिया की तरह ही। इधर के लोगों को टोंगन्स कहते हैं और मोस्टली इनकी पॉपुलेशन जो है उनका एथनिक ग्रुप यही है, टोंगन्स ही है मोस्टली। जितने भी है 97-98%, 1-2% जो बचे वो मिक्सड है या फिर बाकी पॉलिनेशियंस है, पर मोस्टली लोग यहाँ की टोंगन्स ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इधर की टोंगन और इंग्लिश। टोंगन लैंग्वेज थोड़ी सी सिमिलर है समोआन से और उसकी कुछ लोग कहते हैं एक डायलेक्ट है या फिर उससे थोड़ी सिमिलर है। टोंगा का जो एरिया है वो है 750 स्क्वायर किलोमीटर और मोस्टली लोग यानी कि 70% लोग जो है इनकी टोटल पॉपुलेशन है लगभग 1 लाख, जिससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और उसमें से 70% लोग यानी कि 70-72 हज़ार लोग इनके मेन आइलैंड टोंगा टापू पे ही रहते हैं, जिस आइलैंड पर हम अभी है। इस देश के अंदर तो इनकी पॉपुलेशन है 1 लाख, लेकिन ना करीब 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख टोंगन्स रहते हैं टोंगा के बाहर, मतलब एथनिकली जो लोग टोंगन है। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड जिसमें 80,000 से ज़्यादा टोंगन्स है, इवन यूएसए में जिसमें 60,000 से ज़्यादा टोंगन्स है, और इधर उधर थोड़े बहुत जो बचे। यूएस में जो टोंगन्स रहते हैं वो मोस्टली हवाई, कैलिफोर्निया और यूटा में कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इनकी क्रिश्चियंस है, अलग अलग क्रिश्चियनिटी की फॉर्म्स फॉलो करती है और काफ़ी नई नई है। 2-3 तो फॉर्म्स मैंने पहले सुनी भी नहीं थी, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं, ना मेरे को पता इतना। जो तरह तरह की नई क्रिश्चियन फॉर्म्स है, कैथोलिक्स भी इधर, और उसके अलावा 2-3 और है। और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है 1 लाख की और 70% लोग तो इसी आइलैंड पे रहते, तो ऑलमोस्ट सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और सबको पता है एक दूसरे की पोजीशन सोसाइटी में क्या है। ये लोग बाकी कल्चर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं टोंगन्स। हालांकि हम तो भी इनके मेन आइलैंड पे टोंगा टापू पे, लेकिन इनके लगभग 170 आइलैंड्स है और जिसमें से 45 से 50 इनहेबिटेड है, उधर लोग रहते ही नहीं। और ये जो 70 आइलैंड्स है ना, ये भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि क्या है वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो वॉल्केनो की जैसे कोई आइलैंड क्या होता है पानी के अंदर डूब गया, या कोई छोटा सा टापू है वो बड़ा डेवलप होने लग रहा है पर उधर इरप्शन होगी, फिर वो फट गया और पानी के अंदर डूब गया। तो ऐसे 2-4 ऊपर नीचे इनके होते रहते हैं। ये आ गया भाई सनशाइन रेंटल कार्स। काफ़ी खड़ी है गाड़ी है, पर ये तो मेरे को ये वो दिख रही है मिनी बस टाइप सी वैन, पर गाड़ी अभी हो गया। हालांकि इनका पीक सीज़न है। वैसे तो भी टोंगा में कल देखा अपने होटल जो थे फुल था सब। ये मेरे ख्याल 2-3 महीने इनके साल के गर्मियों के जो है जून जुलाई टाइप ये महीने फुल से रहते हैं। इस देश में अभी भी ना राज्य और इकलौती ऐसी कंट्री है साउथ पैसिफिक की टोंगा जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई। किसी भी देश ने इन्हें कॉलोनाइज नहीं करा। और जैसे न्यूजीलैंड वगैरह इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, कभी जर्मनी आ गया इन आसपास वाले देशों में तो पैसिफिक ओशियन के, लेकिन इधर कभी नहीं हुआ। इधर मोनार्की है, राज्य है इनका। और ऐसे लग रहा है मान लो कि समय में ना 15-20 साल बैकवर्ड आ गए। मतलब पुरानी गाड़ियाँ, पुराने घर थोड़े अबैंडन से पड़े हैं, गाड़ियाँ अबैंडन सी पड़ी है, बहुत स्लो लाइफ है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे वक्त में पीछे आ गए। फिलहाल मैं आ गया इधर काफ़ी पॉपुलर इनकी ईटरीज या कैफ़ेस है, फ्रेंड्स कैफ़े एंड टूरिस्ट सेंटर। रात को मैंने डिनर भी यहीं करा था और पॉपुलर जगह इनकी है, तो इधर कुछ खाने आ गया। अभी मैं इधर चलते हैं एक बार। ये है कैफ़े इनका, ये मैंने ले लिया मेन्यू सा। इधर बाहर बैठने की सीटिंग है काफ़ी सारी, उधर अंदर भी और उधर आगे बाहर से है। ये जगह मेरे को सही लगी, बारिश का नज़ारा भी और अपनी प्राइवेसी सी भी है। इनका मेन्यू है बेसिकली, आपको रेट दिखा देता हूँ। इनकी करेंसी है टोंगा पांगा और एक टोंगा पांगा में है इंडिया के 36-37 रुपये। तो जो रेट है इसको आप 36-37 से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ एक तो लाटे मंगा लूँ डबल शॉट की जो 8.5 पांगा की है, यानी कि 350-400 के करीब। और खाने का मंगा रहा हूँ एक ये चिकन की डिश थी यार, कहाँ गई, गुम होगी। हाँ ये रहा चिकन याकीतोरी जो कि 20 पांगा की, यानी कि 720 रुपये की। थोड़ा महंगा है पर इस जगह के हिसाब से इनका मेन्यू काफ़ी सही है। मतलब सारी तरह की डिशेज़ और चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा मेन्यू है। मैं इस साइड आ गया इस कैफ़े के, लेकिन इधर बंद कर रखे हैं क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है ना। इधर और भी बड़ी है सीटिंग। ये मंगा ली मैंने हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी की जगह मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। और ये नज़ारा बढ़िया खूबसूरत नज़ारा हो रखा है यहाँ पे यार इस सीट पे। ये तो और भी स्वाद लग रहा है भाई, बहुत सारा है। और ये तो 22 का, ये इंडिया के 750 रुपये का, 750-800 का। मेरा प्लान था किसी जिम में जाने का और नेट पे कोई जिम दिखा नहीं रहा था इधर। तो मैंने रेस्टोरेंट पे पूछा भाई पास में कोई जिम है क्या, तो बोले इधर कोई जिम नहीं है। तो क्योंकि हम टोंगा के लोगों के बारे में बात करते हैं तो अब ज़रा इनकी सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इनकी सोसाइटी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि औरतें जो है वो लीडर होती है घरों में और ज़्यादा डिसीजन औरतें लेती है परिवारों में।
औरतों की ज़्यादा चलती है, जबकि मोस्टली कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती है। भाई बहनों की बात करें या सिबलिंग्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी लड़की होती है ना भाई बहनों में, वो सारे उन भाई बहनों की लीडर होगी, चाहे उसका कोई बड़ा भाई भी। जिस सोसाइटी में मैं रहा हूँ हमारे भी यही कल्चर है कि भी लड़कियों को हमेशा देना है, लड़कियों का हमेशा ख्याल रखना है पूरी उम्र। और जो शादी होती है तो जो न्यूली मैरिड कपल्स है वो भी ब्राइड के घर के पास रहते हैं। जैसे अपने जो ससुराल जाती है लड़की, यहाँ पे या तो मायके रहेंगे या मायके के आसपास रहेंगे, यूँ नहीं है कि भी ससुराल के आसपास रहना है। तो लड़की के परिवार के पास रहते हैं आदमी और उसकी वाइफ और बच्चे जो भी। अब अगर परिवारों की बात करें तो यहाँ पे परिवार में चलती है सबसे ज़्यादा पैटर्नल आंट की, यानी कि बुआ की। जो बुआ होती है ना वो बेसिकली फैमिली लीडर होती है, सारे बच्चों के नामकरण और फैमिली अफेयर्स में और बाकी जितने भी डिसीजन मेकिंग है फैमिली से रिलेटेड वो करती हैं यहाँ पे बुआ, जिसे बोलते हैं फाहूक। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है अपने इंडियन सोसाइटीज़, लेकिन चलती घरों में औरतों की ज़्यादा है। यहाँ पे मैट्रियार्कल है, घर के बाहर बेशक आदमियों की ज़्यादा चलती हुई, लेकिन घर के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग है ना वो औरतें ही करती है। और बड़े परिवार के लीडर जैसे अपने जो जॉइंट फैमिलीज होती है उसमें दादा की ज़्यादा चलती है, दादा के बाद जो ताऊ होगा बड़ा उसकी चलेगी, लेकिन यहाँ पे बुआ की चलती है। बाकी पॉलिनेशियन कंट्रीज की तरह ही टोंगा में भी टैटूज़ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। यूजुअली सोसाइटी में जो हाई रैंकिंग लोग होते हैं वो टैटूज़ को रखते हैं, पर वैसे भी आप देखोगे आजकल काफ़ी ट्रेंड आ गया टैटूज़ का, तो आम लोग भी, जवान लड़के खासकर और लड़कियां भी टैटूज़ काफ़ी बनवाते हैं। और ये जो टैटूज़ होते हैं इनके ऊपर ये यूजुअली दर्शाते हैं उनकी ब्लड लाइन या फिर उनका ट्राइब या सोसाइटी में उनकी पोजीशन या फिर उनकी कोई लाइफ अचीवमेंट। इनफैक्ट पूरी दुनिया की जो सबसे पुरानी टैटूइंग किट मिली थी ना वो भी टोंगा से ही मिली थी, आज से 3000 साल पहले। इन्होंने ना सड़क के ऊपर ये लगा रखा है कि गेट टू नो योर बैंक नोट्स। ये है टोंगाई करेंसी या फिर इनके बैंक नोट्स। इंग्लैंड में भी जैसे रानी की फोटो लगती है बैंक नोट पे, इधर भी ऐसे इनके राजा की फोटो लगी, और जैसे जैसे राजा बदलेगा तो उसकी फोटो चेंज होगी, मतलब सारे बैंक नोट्स चेंज होंगे नई फोटो के साथ, नए राजा की। यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ वार्निंग्स वगैरह लिख रखी है कि भी नकली नोटों या नकली करेंसी के ऊपर तो इन्होंने चेतावनियाँ दे रखी है कि भी क्या क्या आपके साथ हो सकता है, क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं नकली करेंसी बनाने के लिए या फिर सर्कुलेट करने के लिए। तो यहीं पे अब हम कुछ इनकी इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्टली जो इनकी इकोनॉमी है ना टोंगा की, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम फॉरेन रेमिटेंस, जो कि रिलेटिव्स बाहर रह रहे लोगों के अब्रॉड, इस देश से बाहर, वो जो इन्हें पैसा भेजते हैं ना, मोस्टली सारी इकोनॉमी जो है ना उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा नौकरियाँ कर नहीं सकते, इतने ऑप्शंस है नहीं प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह के। क्यों नहीं है उसके पीछे कारण ये है कि जितने ही मॉनिटरी सेक्टर्स है या फिर जितने भी लार्ज स्केल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स है वो ओन किए जाते हैं यहाँ की रॉयल फैमिली के द्वारा, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस। तो ना प्राइवेट जॉब्स इतनी है नहीं आम आदमी के पास, इतने प्राइवेट सेक्टर्स एमएनसीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोग ना मोस्टली अब क्या करें, या तो अपना खेती करो, फिशिंग करो और आम जिंदगी जियो। लेकिन जो बड़े अमाउंट में पैसा रहे ना वो उनके रिश्तेदार, जैसे परिवार में से एक दो जने, कोई चले गए न्यूजीलैंड वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, कोई चला गया अमेरिका वो वहाँ रहते, तो वो जो पैसा भेजते हैं ना मोस्टली लोगों के घर उस पैसे से ज़्यादा चलते हैं। ये मेरे पीछे आ गया अभी इनका पुलिस स्टेशन, सेंट्रल पुलिस स्टेशन, जो कि मेन स्टेशन यही है इनका। टोंगा की ना रिलेशंस काफ़ी सही है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है क्योंकि ये देश ज़्यादा पास पड़ते हैं इसके पैसिफिक ओशियन में, और यूएस से भी सही है, लेकिन यूएस तो दूर पड़ता है फिर भी। और इनका जो इंग्लिश एक्सेंट है वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से या फिर न्यूजीलैंड के एक्सेंट से। लेकिन टोंगा अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है समोआ को। समोआ एक तरह से इनका कज़न ही लगा लो, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे बसे थे टोंगा में वो समोआ से ही रिलेटेड है। सारे लोग जो पहले के इनके पूर्वज आपस में कजन्स वगैरह ही मानते हैं एक दूसरे को। शाम को यहाँ सारी चीज़ें टाइम से बंद हो जाती है, और आज तो हालांकि वेडनेसडे और शाम के 5 बजे बारिश हो रही है, तो हो सकता है चीज़ें काफ़ी कम खुली हो। पर इसके अलावा भी सुबह के टाइम ही यहाँ पे जो चीज़ खुली मिलेगी सुबह 8, 9, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उसके बाद चीज़ें बंद होने लग जाएगी। और 8, 9 बजे के बाद तो यूँ मान लो कुछ भी आपको खुला नहीं मिलेगा। संडे की बात करें तो संडे को यहाँ पे कुछ भी खोलना इलीगल है, इस देश में खोल ही नहीं सकते, एक्सेप्ट कोई बहुत ही एसेंशियल चीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह है, उसको तो फिर भी अलाउड है। और इवन स्पोर्ट्स खेलना भी डिस्करेज किया जाता है संडे के दिन। तो संडे के दिन लोग घर में रहते हैं, अपना घर में ही खाना बनाते, ना बाहर जाते, ना बाहर से कुछ लाते, एकदम ही आइसोलेट हो जाते हैं लोग। तो संडे को तो यहाँ पे आना और कुछ ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल सा है। इनका वेदर काफ़ी सही है टोंगा का, हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री है, तापमान इनका रहता है गर्मी और सर्दियों में दोनों में 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे और देशों में तो फिर भी गर्मी लगती है दिन में काफ़ी ज़्यादा, इधर की धूप इतनी तीखी नहीं, और रात को मीठी मीठी हल्की सी ठंडी लगती है, मतलब चाहे पंखा ना चलाओ तो भी सो सकते हैं। लेकिन ना थोड़े कंजर्वेटिव है ये, अपने कपड़ों वगैरह का पहरावा जो है ना ढक के रखते हैं। इवन आदमी भी इतने ज़्यादा शॉर्ट्स में नहीं दिखेंगे, और टेक्निकली इट इज़ इलीगल टू गो आउट शर्टलेस, मतलब बिना शर्ट के, टी शर्ट के वैसे बाहर घूमना इलीगल है इधर एक तरह से। हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री है, इतने सारे बीचेज वगैरह है, पर शहर में ऐसे नहीं घूम सकते। और जो देश देखे हमने पैसिफिक ओशियन के, उधर लोग फिर भी लड़के शॉर्ट्स वगैरह में घूमते दिखेंगे, पर इधर ऐसा नहीं है, अवॉइड ही करते। इवन आदमी भी शॉर्ट्स थोड़ी ढकी हुई
पैंट्स वगैरह ही पहनते हैं ज़्यादा। मैंने कल जो सिम कार्ड लिया था ना वो 24 घंटे तक ही वैलिड था, उसमें 5 पांगा का और 4 GB इंटरनेट था, तो वो मेरा ख़त्म हो गया। तो इससे पहले कि सभी दुकानें वगैरह बंद हो, कमरे की चाबी नवांकुर ले गया, लॉक्ड है और मेरे पास चाबी नहीं और ना इंटरनेट है जो मैं उस तक रीच कर सकूँ। तो मैंने सोचा इधर आगे सिम कार्ड ले लेता हूँ एक नया, एक और। ये भाई सिम कार्ड का कूपन स्क्रैच कर रहे हैं, ये इन्होंने निकाला सिम कार्ड, ये तो शायद मुफ्त का है, साथ में इसके कूपन जैसे अपने इंडिया में आते थे ना पहले ये ऐसे स्क्रैच करके इसका नंबर आएगा, फिर उससे रिचार्ज होएगा। ये है 5 पांगा का कूपन टॉपअप, ये नंबर डाल के रिचार्ज होएगा। ये बाकी भाई चीनी भाषा बोल रहे थे, इधर के नहीं है, चीनी है। ये चाइनीज़ भी भाई हर जगह पहुँचे हुए। मैंने इनसे पूछा कि कोई जिम है क्या, सिम तो मैंने लेनी है, बोले कि ना इधर एक इंडियन स्टोर है साथ में, उसके साथ से पूछ लो। मैं बोला इंडियन स्टोर यहाँ पे, तो देखा भाई सही में है, देखो पी भगवान एंड सन, अपने इंडियन से भी हर जगह पहुँच रहे भाई कमाल हो गया। लोकल ड्रेसेस की दुकान है पर दुकान तो बंद पड़ी है, इसके साथ में पूछते इधर किसी को नहीं पता भाई। मेरे को एक लड़की ने बताया दुकान में, बोली माऊ फांगा करके कोई जगह है, इधर से दूर है, टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, उधर एक छोटा सा जिम है। बाकी 1-2 लोग दारू पिए हुए भी थे यहाँ पे, वो बोल रहे थे चेंज दे दो वो दे दो, पर सही थे, इतने वो भी नहीं थे। बोले इंडियन, खुश तो हो गए देख के। ये क्योंकि चाइनीज़ थे, इनको इंग्लिश नहीं आ रही थी बिल्कुल ही, तो बार बार ट्रांसलेट कर रहे थे सारी बात, तो काफ़ी बात तय हो नहीं पाई ढंग से। तो मेरे 10 पांगा लगे, यानी कि 360 रुपये सिम कार्ड के 1 GB नेट के, जो कि कल 5 पांगा लगे थे, आज वो 10 लगे। इन्होंने अलग से रिचार्ज करा कूपन से, इनके समझ में नहीं आई मेरी बात क्योंकि। तो भाई वक्त हुआ है शाम के 6:45 और मैं आ गया एक जिम में, दरअसल एक होटल के जिम में आ गया मैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पता है क्या हुआ। मैं ना इधर एक होटल है, काफ़ी महंगा होटल, जिसका आपने पहली वीडियो में देखा होगा, 15-20 हज़ार के तो कमरे हैं यहाँ पे। होटल का नाम है तानवा होटल, बहुत महंगा होटल है। तो मैं ना ऐसे चल के आया जैसे कि मैं इस होटल में रुका हूँ, मैं रिसेप्शन पे गया सीधा और मैं बोला कि भी जिम का है होटल का, तो बोले ऐसे ऐसे इधर है, और ये देखो जिम। फाइनली अब एक और देश में भी जिम फिर भी काफ़ी सही है, बस बुरी बात है कि भी लोकल लोग नहीं है, लोकल एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, लोकल दोस्त नहीं बनेंगे जिम के, पर एक्सरसाइज तो हो जाएगी। चलो भाई ये निकल गया मैं होटल के बाहर और चलते हैं वापस कमरे पे। वापसी आते हुए इनका मैनेजर बैठा था सीनियर, वो मैनेजर वही था जो हम पहली रात आए थे, तो टैक्सी वाला हम इधर लेके आया था। तो सुबह के 3 बज गए थे और इनका चेकआउट सुबह 10-11 बजे का था, तो इनके पास कमरा सिर्फ इधर ही था पहली रात, और उस कमरे की कीमत थी इंडिया की 18,000 रुपये 17,000 रुपये कुछ, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई हमें तो 6-7 घंटे में चेकआउट ही करना है, क्योंकि अगले दिन से हमारी एकोमोडेशन इधर बुक थी हॉस्टल में जिधर हम रुके हुए। तो मैं बोला कोई फ़ायदा नहीं है, तो बोला हाँ कोई सेंस नहीं बनती ना लो। तो उसके बाद हम आ गए थे, पर इस मैनेजर को मैं याद था कि मैं इनके होटल में नहीं रुका हुआ, तो वापसी में इसने मुझे रोक लिया, बोला एक्सक्यूज़ मी सर, मैं नहीं कर ही रहा था, कैसे बोला कि आपने जिम यूज़ करा था। मैं बोला हाँ भाई करा था। तो मैनेजर बोला कि भी जो जिम है वो इन हाउस गेस्ट्स के लिए है सिर्फ, और ऐसे वैसे। मैं बोला भाई मैंने तो रिसेप्शन पूछा था कि भी जिम किधर है, तो आप लोग तब पूछ सकते थे, तब और लड़कियाँ थी, उन्होंने पूछा नहीं मेरे से, उन्हें लगा मैं यहीं रहता हूँ, उन्होंने बता दिया उधर है जिम, चले जाओ सर। तो मैं बोला भाई मैंने तो बताया था रिसेप्शन पे, वो पूछ लेती, मुझे क्या पता कि भी नहीं है गेस्ट आउटसाइडर्स के लिए। वो बोला जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, ये वो। मैं जिम यूज़ करा होगा क्या, वो कर दिया, पैसे बताओ पैसे देने हैं। तो बोला नहीं सर बस मैं इन्फॉर्म कर रहा था। मैं बोला कल मेरी फ़्लाइट है, कोई नहीं, एक बार करना था मेरे को, कर लिया मैंने। बोला कोई नहीं चलो थैंक यू सर। ये आ गया अपना कैफ़े, फ्रेंड्स कैफ़े। चलते चलते एक बनाना शेक पी लेते हैं इस पर। एक तो मैंने मंगा लिया है, ये पता नहीं कोकोनट का कुछ है पेस्ट्री सी, और साथ में मैंने एक मंगा लिया बनाना शेक। आने लग रहा है अभी वो। दोस्तों स्वागत है एक नए दिन में। आज भी बारिश ने काम ख़राब कर रखा है और आज आखिरी दिन है हमारा टोंगा कंट्री में, और आज फ़्लाइट लेके जाएंगे फिजी। तो जाने से पहले एक बार फिर थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करने की, बारिश में जो कुछ देख पाते थोड़ा बहुत। ये मार्केट कल जो बंद थी शाम को 5 बजे, सामने आज मेरे को खुली दिख रही है, इस मार्केट में चलते हैं। बाकी इधर के खाने की बात करें ना तो ये मोस्टली सी फूड खाते हैं या फिर ग्राउंड वेजिटेबल्स खाते हैं। इसके अलावा कावा इनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वनुआतू में जो थी, फिजी में भी थी, वही पीते हैं अभी। मेरे को तो पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। वनुआतू में ट्राई करी थी मैंने कावा, और इधर जैसे उसे पीते हैं कोकोनट के कप में, जो नारियल होता है उसका जो कवर होता है उसका कप बना के। और इधर ना एक पोटाई ड्रिंक होती है, वो भी बड़ी पॉपुलर है। वो बेसिकली क्या होता है, वाटरमेलन या तरबूज की ड्रिंक होती है। ये मार्केट आ गई भाई, बारिश हो रही है और ये मार्केट सही है, ढकी हुई भी है, तो इधर चलते हैं। ये सब क्या है, इधर तो जूते कपड़े बैग वगैरह छाते वगैरह मिल रहे हैं, स्कार्फ, बच्चों के खिलौने हैं भाई इधर तो। और इधर भी जूते वगैरह, घर का सामान, टॉयलेटरीज वगैरह, और ये शैम्पू कंडीशनर साबुन क्रीम,
ये सारी चीज़ों की मार्केट है भाई। ये इनकी चप्पल है, यूजुअली सारे लोग ऐसी चप्पल पहन के घूमते हैं। ये इनकी इंडोर सब्जी मंडी सी है, पत्ता गोभी, खीरे, तरबूज वगैरह, केले, ये सारी चीज़। आलू का रेट है यहाँ पे, नहीं आलू नहीं है तो मूंगफली है, 3 पांगा यानी कि हाय 108 रुपए की। ये ना नेकलेस है, इधर टोंगा में लोग ना गले में डालते हैं इसे। देखो कितने सारे फूल से बने हुए, ऐसे गले में डाल के आपको लोग दिखेंगे नेकलेस सा पहने हुए। ये चीज़ ना मैंने पैसिफिक में नोटिस करी है। वैसे लड़के भी लड़कियाँ भी गले में फूलों का नेकलेस डाल के घूमते हैं, या सिर पे माथे पे बांध लेंगे इधर खूब सारे फूल, या कान के ऊपर टांग लेंगे। इधर पता नहीं क्या रिवाज है इन चीज़ों का। तो मार्केट में वो नेकलेस भी मिल रहे थे, तरह तरह की सब्जी वगैरह और छोटी मोटी घर की चीज़ें मिल रही थी। कुछ ऐसा बहुत स्पेशल तो नहीं लगा मेरे को, पर सही थी। मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहे हैं, तो मेरे को बाल भी कटवाने हैं। वैसे तो देखते हैं अभी फ्लाइट में कितनी देर, हालांकि जाम रुके हैं ना हमारे हॉस्टल के नीचे ही है नाई की दुकान। नवांकुर बैठा मिल गया ये मेरे को इधर। मैं खाना खाना आया तो ऑलरेडी इसने तो मंगा रखा था। अपन देख लेते हैं मेन्यू इसका, आपको मैंने कल दिखाया था यार। ये जगह मेरे को बेस्ट लगती है, मतलब नज़ारा भी, और इधर इनका मेन्यू भी बड़ा है। तो हम जाने लग रहे थे ना, तो रास्ते में आई एक दुकान पी भगवानी, मैंने आपको कल भी दिखाई थी। कल ये थी बंद, ये एक इंडियन की दुकान थी। तो हम इस दुकान में ऐसे ही आ गए कि भाई नवांकुर को सिक्के लेने थे यहाँ की करेंसी, तो हम इधर रुक गए क्योंकि करेंसी मिल नहीं रही थी, सिक्के ज़्यादा चाहिए थे इसे। तो ये कलेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे को भी चाहिए थे, तो मैं इधर ले आई इसे। मैं सोचा इंडियन भाई है, मदद तो करेंगे। तो ये ना गुजरात से आए हुए हैं, आज से 22 साल पहले आए थे, 2001 हो गया ना, और तब से यहीं रह रहे। इनकी वाइफ यहाँ की थी। हमने पूछा और इंडियन भी आ गया, बोल कि नहीं 2 जने हो रहे हैं, एक तो दोनों नवसारी से, गुजरात में जगह नवसारी उधर से, और बोले बस हम 3-4 लोग ही इंडिया के यहाँ पे आए। और लास्ट टाइम ये 2017 में इंडिया गए थे। मतलब वैसे देखो यार, इस कोने में भी इंडियन मिल गए। फिजी में मिल जाते हैं, इंडो फिजियंस है वो, एक्चुअली इंडियन से नहीं है। तो बोला फिजी वाले जो इंडो फिजियंस है वो तो इधर फिर भी देखने में मिल जाते हैं, पर डायरेक्टली मैं तो इंडिया से आया हूँ, इंडिया वाले नहीं है, बस हम 2-3 लोग ही यहाँ पे। और दुकान में ना प्रोडक्ट्स पड़े थे, वो ग्लूटाथायोन वगैरह सामने ही, फेयर एंड लवली भरे पड़े सामने। तो यहाँ पे के लोगों की बहुत डिमांड है इसका। मतलब ये चीज़ हर जगह ही है भाई, गोरा सबको होना है, जितने भी काले लोग हैं, ब्राउन लोग हैं, सबको गोरा होना। इतने सारे प्रोडक्ट्स थे गोरा होने के। फेयर एंड लवली भी आई हुई थी, और फिलीपींस के प्रोडक्ट्स थे, ये सारी चीज़ें पड़ी। बाल कटवाते हैं इधर नाई के आगे। भाई मेरी ज़िंदगी मैंने इससे स्लो नाई नहीं देखा था। 1-1.25 घंटा लगा दिया, और मशीन लेके साइडों में और पीछे ही लगा हुआ है, और बीच में उठ के आए क्योंकि फ़्लाइट में सो जाती। फ़्लाइट का टाइम था 4:45 और अभी 3:20 हो चुके हैं। फ़्लाइट में 1 घंटा 25 मिनट है, और चेक इन काउंटर हो जाएगा 25 मिनट बाद, और यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता दिखा रहे 26 मिनट। तो फ़्लाइट मिस हो सकती है, पूरी पूरी उम्मीद है। भाई उस नाई ने ना, दाढ़ी तो मेरे को कटवानी थी, मैं बोला बस साइडों से थोड़े छोटे कर दे और ये बीच वाले ठीक कर दे। ये तो हुए ही नहीं थे, साइड से भी पूरे नहीं हुए थे। उठ के आना पड़ा, 1.5 घंटा मशीन लेके सिर्फ यूँ करने लग रहा है, 1.5 घंटा। दिमाग ख़राब हो गया भाई, और बीच में उठ के आना पड़ा, एकदम से भाग के आए। अब देखो फ्लाइट पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते। बाकी इधर ना ब्लो होल्स भी है, मापुआ वाया करके जगह है एक, टोंगा में ही, टोंगा टापू आइलैंड पे ही। ब्लो होल्स क्या होते हैं, दरअसल ना समुद्र का पानी आता है स्पीड से, जब वो शोर से बीच से टकराते हैं ना, तो उसमें ना छोटे छोटे गड्ढे से फॉर्म हो गए शोर पे, पत्थरों में छोटी पतली सी केव लगा लो, तो पानी ना नीचे जाता है और बड़ी प्रेशर के साथ ऊपर आता है, और वो एक फाउंटेन सा बनता है, उसका एक फुवारा सा छूटता है, और पानी लगभग 30 मीटर ऊपर तक भी जा सकता है। तो वो यहाँ के ब्लो होल्स काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि समोआ में भी है ऐसे, इधर के भी पॉपुलर है, लेकिन टोंगा के तो उधर हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश थी, सारा टाइम बारिश ने काम ख़राब कर दिया, और ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाई इस वजह से। बाकी यहाँ पे बीचेस भी है, ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल कंट्री आइलैंड नेशन है, तो बीच तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे बीच पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना रिप टाइड्स या रिप करंट्स फॉर्म होते हैं। तो हमेशा किसी लोकल से पूछ लो इधर किसी बीच पे जाने से पहले, क्योंकि वो रिप करंट में आप एक बार बह गए ना, तो वो समुद्र के अंदर जाते जाओगे, काफ़ी लोग पैनिक करके डूब भी जाते हैं इसमें। इसके अलावा शार्प कोरल रीफ्स भी है समुद्र के अंदर बीच के पास, तो पैर वगैरह पे चोट लगने का भी काफ़ी डर रहता है। तो ध्यान रखो हमेशा ना, लोकल से पूछ के ही जाना टोंगा में कभी किसी बीच पे जाओ तो। भाई इन अंकल जी ने गाड़ी बजा रखी है फुल, हमारी फ़्लाइट छूटने वाली है, और फ्लाइट लैंड होगी, और मेरे ख्याल सबका चेक इन हो गया होगा। देखते हैं भाई पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल अगर 1 घंटे पहले काउंटर बंद एग्जैक्ट कर देंगे तो शायद हमें काउंटर बंद ही मिले। 1 आधी मिनट ऊपर नीचे होगी तो बच सकते हैं। ओ भाई अंकल ने भाई पूरा अंगा ला दिया। ओ भाई कट मारदा चल रहा अंकल। एयरपोर्ट दिखने लग गया भाई, यहाँ पे नज़दीक तो आ गया। बाद ओके, ये वही है ना,
अरे साइज ओके बात जो रहा है ये रहा वो गधा चल 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 ये अपनी होगी बस कोई भी नहीं है अपन रह रहे हैं बस चल टैक्सी वाले की तरफ ऐसे कर दिया तू ही था स्कैमर भाई किस्मत अच्छी थी हो गया बस हम आखिरी थे वो बोले बंद ही कर रहे थे तुम सही टाइम पे आ गए बच गए भाई हमारी करेंसी बच रही थी तो वो एक्सचेंज करा लेते हैं सेल करना है ना हाँ अपने को सेल करना है टोंगा पांगा 255 है अपने पे हाँ 55 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले 158 हो जाएंगे आधा जो भी मिल रहा है अब भाई हमें मिल गए 155 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया वालों का $1-2 के नोट नहीं होते तो हमने US डॉलर ले लिए $2 बच गए थे क्योंकि मेरे को लगा पड़ गया चलो अब जल्दी से चेक इन वो सिक्योरिटी पे चलते हैं हो गया भाई इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ अब आगे डिपार्चर गेट पे बच गए भाई टाइमली हो गया सब सारी चीज़ें खाली थी तो हो गया बोर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी फ्लाइट की लोग इतने सारे अंग्रेज दिख गए देश में कोई भी नहीं दिखा ये सारे पता नहीं कहाँ रुके हुए थे कोई दिखा ही नहीं पहले तो भाई फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था वीडियो में इतने फैक्ट्स बताई थी तो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते स्पोर्ट्स के बारे में हमने इतना डिस्कस नहीं करा इनका वैसे नेशनल स्पोर्ट्स तो है रग्बी लेकिन बहुत सारे और पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे जैसे कि जुडो वेट लिफ्टिंग इवन सुमो रेसलिंग और ना कुछ लोग यहाँ के WWE में भी गए हैं और काफ़ी लोग अमेरिकन रूल्स वाला फुटबॉल और जो NFL अमेरिकन फुटबॉल है उसमें भी ड्राफ्ट होते हैं टोंगा से क्योंकि रग्बी खेलते थोड़े सिमिलर से गेम है वो और ना रग्बी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है जगह जगह रग्बी फील्ड्स दिखेंगे और मतलब हर आदमी रग्बी में इंटरेस्ट रखता है लेकिन ऐसा क्यों है इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये ना पहले खेलते थे कासी वाकी जो कि होता है अंडर वाटर रग्बी मतलब इनके जो एंसेस्टर्स वगैरह थे वो पानी के नीचे ना पत्थर होता था पत्थर को ट्रांसपोर्ट करके गोल करना होता था एक भारी सा पत्थर होता था तो कासी वाकी खेला करते अंडर वाटर जिसमें काफ़ी कंटेस्टेंट्स या फिर जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो डूब भी जाते थे मर भी जाते थे तो इनके कल्चर का ही पार्ट है रग्बी और हालांकि छोटा सा देश है लेकिन इनकी रैंक 2021 तक 3rd रैंक थी ये वर्ल्ड में अभी मेरे ख्याल 4th या 5th है रग्बी की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें न्यूजीलैंड यूजुअली टॉप पे चलते हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका आयरलैंड और टोंगा ये सारी टॉप टीम्स है रग्बी की तो भाई टोंगा का 3 दिन का ट्रिप शॉर्ट ट्रिप था ख़त्म होता है बारिश से शुरू हुआ बारिश से ही ख़त्म होने लग रहा है अब भी बारिश होने लग रही है सही था बाकी लोग बाग सही थे कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं लगा करने को चलो भाई वो खड़ा प्लेन अपना और मैं आधे लोग तो भीग ही गए बारिश में वो देखो ऊपर छाता ले भी खड़ा है एक आदमी प्लेन में घुसने से पहले भागते हुए जा रहे हैं भाई सारे थोड़े थोड़े तो भीग लिए पूरे प्लेन में कीचड़ हो रहा है फ्लोर भी गिल्ला हो गया लैंड हो गए भैया आगे फिजी चौथी या 5वीं बार आया मेरे तो याद भी नहीं इतनी बार यहाँ आगे या ट्रांजिट कर लिया मिनी इंडिया फिजी ये भाई देखो गाने में जाने लग रहे हैं अराइवल पे भाई इधर फिजी में लैंड हुई ना पिछली बार जो थी इमिग्रेशन ऑफिसर वही थी आज भी तो लैंड होती पासपोर्ट देखा इंडिया का पहले नवांगरू करा ही निकल गई मेरे को बोली कि भाई यार इंडिया में ज़्यादा अच्छी जगह वैकेशन के लिए यहाँ क्यों आए हो बोला नहीं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लोग ट्रीट करते हैं जगह है तो इंडिया में पर इधर वो स्पेशल फीलिंग आती है लोग स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं फिर मैं बोला कि भाई आप हिंदी बोलते हो बोली ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम इंडिया इंडो फिजियन थी अभी मतलब इंडियन एथनिसिटी से तो इतनी फ्रेंडली थी यार मतलब खुश हो जाते हैं लोग तो ना इंडिया कोई दिख जाए तो डिजी सेल का इधर होता था काउंटर सा लेकिन ये बंद पड़ी है दुकान तो शायद मूव कर गया उधर क्योंकि अब तो नांदी एयरपोर्ट पे भी इतनी बार आ गए पता चल गया सब क्या चीज़ का है उधर वोडाफोन पे पूछते हैं पहले तो एक तो ई सिम मिल जाए यार भाई जब किस्मत ख़राब होना तो सब कुछ ही उल्टा होता है दरअसल ना मेरे फ़ोन में फिजिकल सिम नहीं डलता मेरा जो फ़ोन है वो सिर्फ ई सिम सपोर्ट करता है आईफोन 14 प्रो मैंने यूएस से लिया था यूएस मॉडल में ई सिम नहीं आता तो इन सभी देशों में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सिम कार्ड को लेके फिजिकल सिम इधर मिलता नहीं ई सिम इधर मिलता नहीं तो फिजिकल सिम लेके मेरा एक पुराना iPhone 6s है उससे हॉटस्पॉट बनाता हूँ तो फिजी हम लास्ट टाइम आए थे ना 10 दिन पहले तो इन्होंने कहा था कि भी डिजिसेल वालों ने कि हम ई सिम नहीं देते टूरिस्ट को सिर्फ लोकल्स के लिए वो तो इसलिए मजबूरी में सीधा वोडाफोन पे चला गया और वहाँ पे मैंने सबसे महंगा पैक खरीद लिया 100 फिजियन डॉलर का जो कि इंडिया के 3600 रुपये मेरे को डाटा तो मिला कुछ 200 GB या कुछ ऐसे वही सेम पैक डिजिसेल पे था $30 का तो नवांकुर ने क्या करा नवांकुर ने ले लिया वो $30 वाला डिजिसेल से फिजिकल सिम इसके फ़ोन में फिजिकल सिम डल जाता है
लेकिन मैंने आगे वैसे ही पूछ लिया, भाई फिजिक ई सिम देते हो तुम? डिजिटल वाले बोल रहे हाँ, अब हम देने लग गए 2-4 दिनों से। तो मतलब मेरे को पूछ लेना चाहिए था, गलती मेरी थी, आगे बिना पूछे सीधा वोडाफोन से ले लिया। कितने पैसों का फालतू नुकसान हो गया। कितने 3600-3700 रुपये का मैंने सिम लिया है इंडिया के, वहीं नवांकुर का है कितने 1000 रुपये का। वोडाफोन के साथ मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बेकार रहा है, हमेशा से ही। इवन समोआ में भी मैंने सिम कार्ड ली तो उन्होंने क्या करा कि मेरा जो इंडिया का ई सिम था ना, वो डिलीट कर दिया फ़ोन में से। मतलब उसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा, OTP नहीं आता और कोई कॉल्स वगैरह नहीं आ रही, कोई कई बार ज़रूरी कॉल आ जाती है इंडिया से। बहुत नुकसान करा है भाई वोडाफोन वालों ने मेरा। अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। अब हम जाएंगे सुआ, जो कि इनकी कैपिटल सिटी है, लेकिन फ़्लाइट्स इनकी मोस्टली नांदी एयरपोर्ट पर आती है फिजी में। तो सुआ के लिए यहाँ से बस चलती है, 7:40 की बस है, अभी तो 6:15 ही हुआ है। 1.5 घंटे बाद यहाँ से बस चलेगी, 4 घंटे का सफ़र है, रात के 12 बजे पहुँचेंगे सुआ। सुआ जाने के पीछे का रीज़न ये है कि मेरे को ना अपना कनाडा का वीज़ा स्टैम्प करवाना है, वो वहीं से होएगा, यहाँ पे नांदी में नहीं है, तो इसलिए जाना है। और कल पासपोर्ट सबमिट करा के कल ही शायद वापस आ जाए नांदी में, क्योंकि नांदी ज़्यादा बढ़िया है रुकने के लिए, घूमने फिरने के लिए। सुआ में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आ गई बस भाई सुआ की, 19 फिजी डॉलर इसकी हुआ है टिकट। चलो चलते हैं, आजा। इस वीडियो को तो भाई करते हैं अपन यहीं पे ख़त्म, बस में चढ़ के। बिल्कुल हरियाणा रोडवेज टाइप बस है भाई ये तो।